हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लाए हैं आज का जो पेपर हुआ है 12th क्लास के फिजिक्स का उसका सॉल्यूशन। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होती एग्जाम से पहले तो आपको पता लग जाता है कि उस वीडियो की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके कितनी इंपॉर्टेंस थी। अगर कल रात में, सिर्फ कल रात में ही आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं उन टॉपिक्स पर तो आपका 60% से भी ऊपर के मार्क्स आराम से आ जाते हैं। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो जो हम एक वीक से हम अपलोड कर रहे हैं अगर वो देखी होती तो आपके 90% से भी ऊपर आपके मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियो देखी होगी, अच्छे से अपलोड की होगी, और आपने अगर मेरी ट्रिक जो मैंने कल रात को ही आपको बताई थी, अगर आपने हमारी ट्रिक पर ध्यान दिया होगा, जो मैंने आपको बताया था कि आप लास्ट वाले पेज पर जितने भी आपको फॉर्मूले याद हो आप लिख लीजिएगा, वो बहुत काम आएंगे। देखो ये वो ट्रिक देखो, अब आज के पेपर में मैं आपको बताऊंगा लाइव कि वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो फॉर्मूले। देखिए देखिए हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, आराम से करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दे रखा है, आधे मार्क्स का है कि मैं पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ड्रॉन विथ ए पॉइंट चार्ज एज द सेंटर इज 5 इफ द रेडियस ऑफ सरफेस इज ट्रिपल्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, यानी किसी बिंदु आवेश को केंद्र मान कर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का गाउसियन प्लस ले रखा है, विद्युत फ्लक्स का मान 5 दे रखा है और पूछा है कि अगर आप त्रिज्या को तिगुने कर दें, ठीक है, त्रिज्या को ट्रिपल कर दें, ठीक है, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन दे रखा है 0, इनफाइनाइट, 3, 5 और 5। अरे भाई फिजिक्स वालों से इतना, ठीक है। अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। जो 5 दे रखी है ना, जो 15 सेंटीमीटर की दे रखी है, वही ट्रिपल के लिए होगी, यानी ऑप्शन डी। यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 5। क्यों आंसर है, लॉजिक के साथ बता रहा हूं क्यों आंसर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो इनक्लोज यानी जो बाउंड चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है। वो उसकी जो रेडियस है, या आप यूं कहो कि उसकी जो डिस्टेंस उस पर डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 होगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैंने आपको देखो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक आपको याद होना चाहिए था, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। अरे वाह, रेजिस्टिविटी मेरी वीडियो में बता रखा है मैंने, मेरी जो पहले की वीडियो थी उसमें मैंने ये भी बता रखा है, प्रतिरोधकता वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इसका एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर आएगा, ओम इंटू मीटर, यानी ऑप्शन सी। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले, देखो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले लिख लेना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा था छोटे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, ग्राफ भी सॉल्व हो जाएगा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसने रो के लिए पूछा है भाई, यानी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी क्या हो गया, आर मतलब ओम, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर, ओम इंटू मीटर। देखो प्रूफ के साथ बता रहा हूं फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया ओम इंटू मीटर। अब देखो फिर वापस फॉर्मूले पे, फोर्थ क्वेश्चन वापस फॉर्मूले पे डिपेंड है। आपको ऐसा व्हीट स्टोन, देखो व्हीट स्टोन के लिए मैंने पहले कह दिया था, कल वाली वीडियो में मैंने व्हीट स्टोन का टॉपिक का नाम लिख रखा था, इन्होंने कुछ ऐसे करके दे रखा है, ऐसे दे रखा है कुछ, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, यहाँ की लगा रखी है, ये 8 दे रखा है, 8 ओम, ये सब ओम में दे रखे हैं, ये 30 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, और ये एस पूछा है। ओहो एस पूछा है, देखो कितना सिंपल है। आपको पता होना चाहिए इसका प्रिंसिपल क्या था, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो एस इज इक्वल टू, एस पूछा है भाई, एस इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू इंटू आर डिवाइड बाई पी, यानी क्यू। अब ये क्या होता है, ये होता है पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये होता है एस, तो है ही अपनी जगह, यानी क्यू इंटू आर यानी 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई पी, यानी 30, सॉरी 30 है कि 30 ओम, ये 18 है भाई, सॉरी 18 है, ये 18 है, यानी कितना हुआ, 0 से 0 गया, 6 ओम,
6 ओम का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी देखो, फिजिक्स में फॉर्मूले कितनी अहमियत रखते हैं, कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, आपको आज पता लग जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताई थी ट्रिक कि ये ट्रिक अपना लो, आपके फिजिक्स में बहुत आसानी रहेगी, फिजिक्स को समझना, फिजिक्स को सोल्व करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, हाँ भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो गति कैसी होती है? सर्कुलर मोशन होती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल, कल ही बात की थी इस पे भी, कल भी बात की थी इस पे, इससे पहले मेरी वीडियो जो बनाया था उस पर भी मैंने आपको अन्योन्य प्रेरण के बारे में बता दिया था। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का नाम मैंने आपको कल वाले उसमें भी लिख रखा था, कल वाले टॉपिक में भी लिख रखा था। देखो कितने इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरे वीडियो देखते तो बहुत आपके लिए बहुत आसानी रहती। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है विस्थापन दर आईडी का फॉर्मूला, ये आपको डायरेक्ट मैंने कहा था, देखो फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt इसका आंसर है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt इसका आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि यदि किसी प्रकाशीय उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा भाई? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका के आवर्धन, आपको क्या दे रखे, एक तो एम नॉट दे रखा है और एक एम दे रखा है, तो इसमें पूछा है कि सूक्ष्मदर्शी के कुल यानी एम पूछा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। एम नॉट डॉट एम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? कुल आवर्धन क्षमता, यानी टोटल मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। फॉर्मूले पे डिपेंड है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश कैसा होता है? अध्रुवित, अनपोलराइज होता है भाई, अध्रुवित प्रकाश होता है, फैला हुआ प्रकाश होता है, यानी अध्रुवित प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, देखो ये भी आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अधिकतम गति ऊर्जा, यानी के मैक्सिमम दे रखा है भाई, के मैक्सिमम दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होता है भाई? ई वी नॉट होता है। तो आपका विनिरोधी विभव ही तो पूछा है, कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 1.8 हो गया, 1.8 हो गया, 1.8 वोल्ट हो गया, 1.8 वोल्ट, यही पता लग रहा है। ई वी नॉट, ई से ई गया भाई, तो वी किसकी वैल्यू बची? वी की बची, वोल्टेज की वैल्यू बची, यानी 1.8 इसका आंसर है। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1.8 वोल्ट। हाँ भाई देखो, फिर फॉर्मूला आ गया, फिर फॉर्मूला आ गया कि फोटोन का संवेग P क्या होता है? डायरेक्ट याद होना चाहिए था, h अपॉन लैम्डा होता है फोटोन के लिए। P इज इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए था, क्या होता है? h अपॉन लैम्डा होता है। अगर एनर्जी होती तो h अपॉन लैम्डा, और मोमेंटम यानी संवेग पूछा है तो h अपॉन लैम्डा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ये भी किस पे बेस्ड है? ये भी आपके फॉर्मूले पे बेस्ड है कि संगत प्राचल के अधिकतम मान, यानी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रयोग से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अधिकतम मान के लिए, मैक्सिमम के लिए पूछा है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है भाई, 45 डिग्री पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान, हाँ भाई ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन द्रव्यमान संख्या होते हैं समस्त आइसोटॉप समस्थानिक। ऑप्शन सी आंसर है। एक कार्बनिक अर्धचालक लगाते इसलिए जर्मेनियम आता है, अर्धचालक जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। एक कार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण जर्मेनियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 2 जो रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, 1 to 10। हाँ भाई ये देखो, ये भी देखो कितने सिंपल है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती और अगर मेरी कल रात की भी वीडियो देखी होती तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1, एकल धनावेश के कारण विद्युत रेखा है। अरे भाई धनावेश के कारण विद्युत रेखा आउटसाइड होती है, बाहर की तरफ होती है, तो आंसर आउटसाइड यानी बाहर की तरफ है। सेकंड, इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर, अरे वाह
ये भी मैंने आपको बताया था। मोबिलिटी, गतिशीलता की परिभाषा लिखी हुई है। गतिशीलता मैंने आपको बताया था, मेरी वीडियो में है गतिशीलता के बारे में, गतिशीलता की डेफिनेशन मैंने बताई थी। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था भाई, कि वीडी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो वीडी बराबर क्या आता है, म्यू ई, तो ई नीचे आ जाएगा, ये यही तो कह रहा है। मैंने कहा परिभाषा बनाने के लिए ई बराबर क्या कर देते हैं 1। तो ये एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवाद वेग क्या होगा, म्यू कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, गतिशीलता कहलाएगा। तो ये गतिशीलता की परिभाषा है। देखो एक एक पॉइंट मैंने कहा था, देखो फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, आज आपको इसकी अहमियत पता लग जाएगी। मैंने आपको कल रात को ही ट्रिक बताई थी, अगर आप उसको फॉलो कर लेते तो देखो कितना आसान तरीके से 12th का पेपर इतना आसान तरीके से आप सोल्व कर लेते और हाईएस्ट मार्क्स लाने की ला सकते थे। वैसे लाएंगे आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है, तो सीरीज में क्या लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस, क्या लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के प्रति, वापस से डेफिनेशन आ गई, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। आई इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है भाई, ये भी फॉर्मूला है। आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी, आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। कितना होता है भाई, 0 होता है। एक अवतल दर्पण की, ये भी फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, यानी r बराबर 2f होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 यानी 24/2 यानी 12, 2 से तो डिवाइड करना आता ही होगा, 12 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर, फॉर्मूले पे बेस्ड है। किसी अवरोध, ये वापस से डेफिनेशन है, देखो सिंगल लाइन की डेफिनेशन, किसी अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर विवर्तन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, वापस फॉर्मूला आ गया। देखो फॉर्मूले की कितनी अहमियत है आपको आज पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले लिख लेना भाई फिजिक्स में, अगर फिजिक्स में फॉर्मूले याद है यानी फिजिक्स आपके हाथों में। विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली यानी डी लैम्डा इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद होना चाहिए था फॉर्मूला, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये आपका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर दे रखी है फर्स्ट की, और सेकंड की पूछ रहा है। रेशो याद है क्या, रेशो होता है 1:4, 1:4 यानी ये 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो, 4 से कर दोगे तो 2 इंटू 10 की पावर 10 मीटर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अपद्रव्य, लास्ट क्वेश्चन, इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका, सेकंड का 10। अपद्रव्य अर्धचालक, बहुत मेरे आपको सेमीकंडक्टर के बारे में कल ही बताया था कि ये पढ़ के जाना। अपद्रव्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, आपको पता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये इसका आंसर है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब इसमें देखो ये भी कितने सिंपल है, ये भी कितने सिंपल है, देखो देखो कितनी जल्दी पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देख लेते, कल रात की भी वीडियो देख लेते, उस पर उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते तो कितना मजा आ जाता। एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के सम विभव प्रश्न, कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितना मजेदार बात है, कितना मजेदार पूछ रहा है। आपको पता ही है आउटसाइड होता है, बस आपको क्या बना था, ये सम विभव प्रश्न ऐसे बनता है, इसमें सम विभव प्रश्न ऐसे बनता है। कितना सिंपल है। ओम का नियम वापस आ गया, कल ही बात की थी वो मेरे वीडियोस में, मैंने आपको बहुत बताया था ओम के नियम, और ये भी फॉर्मूले पे कि वी और आई के बीच में ग्राफ पूछ रहा है यार, वी और आई के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, v इज इक्वल टू आई आर, v प्रोपोर्शनल टू आई। मैंने कहा था, देखो मैंने कल रात को ही बताया था कि फॉर्मूला याद कर लो, ग्राफ तक सॉल्व होगा, v प्रोपोर्शनल टू आई। ये कह रहा है कि आई है और v है, कैसा ग्राफ आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन कैसा आता है, एक सीधी रेखा आती है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिखी दी होगी। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो अल्प चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, जो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। स्वयं प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा था।
स्वयं प्रेरकों को जड़ का मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्यों? क्योंकि ये उसी का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होता है, उसी का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। इसलिए इसको हम जड़त्व कहते हैं। कला संबंध स्रोत को परिभाषित करो। बहुत ही सिंपल है। कला संबंध स्रोत ऐसे स्रोत, यानी ऐसे दो स्रोत जिनके बीच में कलाओं के बीच में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, यानी कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। उनके बीच में कोई रिलेशन होता है तो इसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। किसी पदार्थ की दहली, वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, वापस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी पदार्थ की दहली आवृत्ति को परिभाषित करो। वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना स्टार्ट होती है, या वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। आयनन ऊर्जा बहुत सिंपल है। आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का प्राप्त वह ऊर्जा जिससे वो दूसरे तत्वों को आयनाइज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनन ऊर्जा कहलाती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा E इक्वल टू, यार ये तो बहुत फेमस है, ये तो करके आए होंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 6 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र, मैंने कहा था कैपेसिटर पढ़ के जाना, और उसके साथ में मैंने, आप मेरी वीडियो देख लेना, मैंने सीरीज पैरेलल दोनों लिख रखे थे, इसमें दे दिया सीरीज, है ना। 3 संधारित्र 5 क्रम में जुड़े हुए, सॉरी कैसे? पैरेलल जुड़े हुए। तो पैरेलल के लिए आंसर पता है क्या होता है? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी गुड। 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 दूनी 12 18 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। 5वां क्वेश्चन, किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करो। अरे मेरी कल की वीडियो देख लेना, दोनों नाम लिख रखे हैं इसमें, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप कर आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती धारा चरित्र का, ये भी आप करके आए होंगे। पूर्व से पश्चिम दिशा में, हाँ ये क्वेश्चन करने लायक है। देखो ये क्वेश्चन करने लायक है, आपको आज पता लग ही जाएगा कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर, एल दे रखा है 5 मीटर, और क्षैतिज चालक तार 0 यानी बी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और आपको वेग वेलोसिटी v कितनी दे रखी है? 2 मीटर अपॉन सेकेंड, और आपसे पूछा क्या है? EMF, विद्युत वाहक बल पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यार एक फॉर्मूला, लंबवत गति कर रहा है, VBL को साइन थीटा था, लेकिन डायरेक्ट दे रखा है तो लंबवत दे रखा है तो VBL, अगर क्षैतिज घटक दे रहा है तो H लिख दो। बिल्कुल सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना था। देखो कितनी अहमियत है फॉर्मूले की फिजिक्स में। V यानी 5 गुणा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये क्या है? विद्युत वाहक बल यानी वोल्ट, इसका आंसर होगा 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों यानी 3 विकिरणों के नाम लिखो। गामा किरणें आपने लिखी ली होंगे, अवरक्त तरंगे, ये सब आप कर ही लिए होंगे। तो थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी छोटी, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता 9, एम दे रखा है भाई, एम दे रखा है 9, ठीक है, और नली ट्यूब की लंबाई यानी F0 प्लस FE दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है इसने कि आप ये बताओ कि F0 कितना है और FE कितना है। वेरी गुड, आपको पता होना चाहिए M इज इक्वल टू क्या होता है? F0 अपॉन FE, जो कि आपको 9 दे रखा है, और आपको एक रिलेशन दे रखा है F0 प्लस FE बराबर 100। तो मुझे F0 अपॉन FE बनाना है, तो मुझे यहां से FE कॉमन लेना पड़ेगा ताकि F0 अपॉन FE बन जाए, +1 आ जाए और ये 100 हो जाए। तो ये FE ये हो जाएगा 9 + 1 = 100। तो ये FE कितना हो जाएगा? 9 × 1 = 10, ठीक है। तो 100/10 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका FE 10 आ गया। तो आपको पता है कि F0 प्लस FE 100 होता है, और ये आपको पता करना है। ये आपका 10 हो गया, तो ये आपका 100 है। तो आपके पास F0 कितना आ जाएगा? 100 - 10 यानी 90 आ जाएगा सेंटीमीटर में। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल आंसर है, आपको पता लग गया होगा फॉर्मूले की वैल्यू आज क्या है।
हाइगेंस, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन, स्नेल का नियम करना था। मैंने आपको हाइगेंस प्रिंसिपल के लिए आपको पहले ही बता दिया था कि भाई पढ़ के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। स्नेल का नियम समझ गए, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लेके आना था, डेरिवेशन में कर लिया होगा। निम्न को परिभाषित करो, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का व्यतिकरण, कल ही बताया कि इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, ये भी आप करके आए होंगे, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 13, 20 वाट के बल्ब से, 20 वाट के यानी पावर दे रखा है आपको 20 वाट, ठीक है, बल्ब से 5 गुणा 10 की घात 9 फोटोन प्रति सेकंड, नंबर दे रखे हैं, निकलने वाले फोटोन की संख्या 5 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है, अरे यार सिंपल फॉर्मूला, फॉर्मूला याद होना चाहिए था, रिलेशन पता होना चाहिए था, P इज इक्वल टू एन ई, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, P बाई एन। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, यानी 20 डिवाइड बाई 5 गुणा 10 की घात 9, यानी 4 गुणा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -9, और ये पूछा है सॉरी एनर्जी, यानी कितनी आएगी, हर्ट्ज, किसमें आएगी, हर्ट्ज में आएगी, ठीक है। हाँ भाई, तो सॉरी हर्ट्ज में नहीं आएगी, जूल में आएगी, एनर्जी है ना, जूल में आएगी भाई, किस में आएगी, जूल में आएगी। हाँ भाई, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 14, डी ब्रोगली परिकल्पना का, मैंने आपका कहा था कि भाई डी ब्रोगली परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली परिकल्पना का द्वितीय अभिक्रहित की व्याख्या करो। तो आप, मैंने आपको बता दिया था, बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं चक्का और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणा, जो ये लिखना था, आपके 1.5 नंबर मिल जाते। परिभाषित करो, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, दोनों आ गए। क्वेश्चन नंबर 15, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कल ही मैंने आपको लिखा था, आप चाहे तो कल की वीडियो देख लेना, आपको यकीन नहीं हो तो कल ही लिख रखा है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये भी मिल गया पूरा। नाभिकीय विखंडन का मतलब जानते हैं ना कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इतनी सिंपल सी परिभाषा बोलनी थी, इतनी सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी थी इसमें। अब सेक्शन सी, बड़े क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये आपने कर ही लिया होगा, विद्युत क्षेत्र निकालना, मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के लिए आपको पहले ही दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाउस का नियम, मैंने आपको पहले बताया, गाउस का नियम मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। बायो सावर्ट नियम, आपने पहली वीडियो देखी होगी, तो बायो सावर्ट नियम मैंने आपको बता रखा है, बायो सावर्ट नियम आपको करना था, ठीक है। हाँ भाई, ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत पर मैंने सेमीकंडक्टर वाले के लिए कहा था कि आप सेमीकंडक्टर वाला पढ़ के जाइए जरूर। ये था क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, आपको करना था, सिद्ध कीजिए प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, ये भी डेरिवेशन आपका है, डेरिवेशन आपको करना होगा। और 19 का बी, अब 19 का बी देखो, 19 के बी में दे रखा है I इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये थोड़ा सा डराने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा डराने की कोशिश की है और कुछ भी नहीं किया। औसत शक्ति पी एवरेज पूछ रहा है, और पी एवरेज पूछ रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको पता होना चाहिए था, फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, और इधर से v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अरे इनसे अपन को कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए दे रखा है इन्होंने, इनको डराने के लिए दे रखा है बस, ठीक है। और आपको पी एवरेज पता होना चाहिए था, पी एवरेज क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है ना, तो ये होता है वी आर एम एस और आई आर एम एस। अब ये वी आर एम एस कितना होगा, वी नॉट बाई √2, तो वी नॉट बाई √2, और आई आर एम एस कितना होगा, यानी ये होगा वी आर एम एस, यानी वी नॉट कितना है भाई, वी नॉट है 200, वी नॉट कितना है 200 डिवाइड बाई √2, मल्टीप्लाई किससे करोगे, आई आर एम एस में आई नॉट कितना होगा 4 डिवाइड बाई √2, तो √2 से √2 ये 2, ये हो गया 2, कितना हो गया 400 वॉट, 400 वॉट इसका आंसर होगा। इतना सिंपल आंसर था, आपको डराने के लिए सब दे दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल था। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बहुत आसानी से आप इससे कर लेते। हाँ भाई, अब आते हैं एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वो भी फॉर्मूला, आज आपको वाकई में आपको यकीन हो ही जाएगा कि फॉर्मूले फिजिक्स में कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, आपको दे रखा है एलसीआर परिपथ में आर दे रखा है
24 ओम, ठीक है। एक्सएल दे रखा है 110 ओम और एक्ससी दे रखा है 110 ओम, और आपसे पूछा क्या है, जेड पूछा है, प्रतिबाधा पूछी है, इंपिडेंस पूछा है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी जेड बराबर अंडर रूट में 24 का स्क्वायर, 24 ही है ना, 24, हाँ, प्लस एक्सएल यानी 110 माइनस, अरे वाह कितना सिंपल कर दिया हमारे लिए, ये तो जीरो हो गया। z इज इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर यानी 24 ओम, 24 ओम इसका आंसर है, 24 ओम। कितना सिंपल कर दिया, देखो आपको क्वेश्चन दिया और सिंपल करके दिया है, इस माइनस कर दिया, जीरो हो गया, ये सिर्फ यही बचा, यही आंसर आ गया आपका, यानी जो आपका रेजिस्टेंस था ना वही आपका इंपिडेंस निकला, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। पूर्णांतिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, यूवी और एफ, 1/f इज इक्वल टू 1/v दर्पण के लिए निकालना था, है ना, 1/v प्लस 1/u, ये आपने कर ही दिया होगा, बहुत ये आपने कर ही दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। और दूसरा लेंस मेकर, कल ही मैंने आपको बताया, कल ही मेरी वीडियो देख लेना, ये सब नाम लिखे हुए हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, जो कि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती, सिर्फ कल की वीडियो देखी होती और उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर काम किया होता थोड़ा सा, आपके 60% यानी 56 में से 34-35 तक मार्क्स कहीं नहीं जा रहे थे। और अगर आपने मेरी जो पिछली वीक से और अब तक की वीडियो देखी होती, जो मैंने 6-7 वीडियो अपलोड कर रखी है कुछ चैप्टर की, अगर वो वीडियो, क्योंकि मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की कवर किए थे, अगर आपने वो वीडियोस और कल की वीडियो देखी होती तो आपके 90% से भी ऊपर मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज की बात, जिसमें हमने इस पेपर को सॉल्व कर दिया है और हमने ये बताने की कोशिश की है कि फिजिक्स में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले। तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आपने वीडियो देखी होगी, और नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी सब बच्चों को शेयर कीजिएगा, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड चीजें चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स से रिलेटेड और आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम यहां पर इसी प्लेटफॉर्म से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, लॉजिक के साथ करवाते हैं, ठीक है। और छोटी सी छोटी लॉजिक को सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें भी लेके आएंगे हम यहां पर, जहां पर आपको बहुत मजा भी आएगा, यानी पढ़ाई के साथ साथ मजा भी करेंगे। थैंक यू।